दोस्तों, अब तक आपने हमारे इस चैनल पर एक से बढ़कर एक एक्शन मूवी का लुत्फ उठाया और अनगिनत लाइक कमेंट करके उन पर अपना प्यार भी बरसाया। ऐसी ही एक बेहतरीन कोरियन क्राइम थ्रिलर स्टोरी आज हम आपके सामने दोबारा से लेकर आए हैं, जिसे 2022 में कोरियाई सिनेमा ने रिलीज करके एक्शन फिल्मों के दीवानों का दिल जीत लिया। कहानी बिल्कुल सिंपल होने के बावजूद भी लोगों के दिलों में इतनी छाई कि इसने कुछ ही दिनों में पलक झपकते ही $100 मिलियन का कारोबार कर लिया। मूवी का नाम है द राउंड अप और इसकी जबरदस्त 7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग ये बताने के लिए काफी है कि आखिर ये स्टोरी इतनी खास क्यों होने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत वियतनाम के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से होती है, जहां पर हमें बताया जाता है कि हर साल 300 से ज्यादा अपराधी साउथ कोरिया छोड़कर साउथ ईस्ट एशियन मुल्कों की तरफ पनाह लेते हैं, जहां वो वहां के अमीर लोगों के साथ न केवल ठगी करते हैं बल्कि मोटी रकम के चक्कर में जान भी लेने से पीछे नहीं हटते, जिसके चलते ईस्ट एशियन देशों में अपराध अपने चरम पर था। इसी दौरान हमारी मुलाकात योंग गी से होती है, जो कि बहुत बड़े उद्योगपति चोई का बेटा था और वो कुछ कोरियन लोगों की मदद से वियतनाम में होटल बनाने के लिए बहुत ही उम्दा जगह ढूंढ रहा था। इसी काम के सिलसिले में वो कैंग से मिलता है और वो दोनों वैन में बैठकर बात करने लगते हैं। इस बात से अनजान कि कैंग एक शातिर अपराधी है जिसका काम ही है लोगों को लूटना। थोड़ी देर बाद कैंग अपना असली रूप दिखाता है और योंगी को पैसे के लिए खूब मारता है। यही उसके काम का असली तरीका था। तभी हमें साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में मौजूद गेउमचेओन के एक बाजार से रूबरू कराया जाता है, जहां पर काफी अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि नजदीकी जेल से एक साइको किलर ने 2 लड़कियों को अगवा करके पूरा माहौल खराब करके रखा था। और तभी वहां पर इंस्पेक्टर सियोक आते हैं, जो कि चुपके से मुजरिम के पास पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि अपराधी उन पर वार करता, सियोक मार मार के उसका कचूमर निकाल देते हैं और उन लड़कियों को उसके चंगुल से आजाद करवा लेते हैं। ये देखकर बाहर खड़ी भीड़ सियोक की काफी तारीफ करती है, लेकिन मीडिया अगले दिन अखबार में उसे पुलिस कम और गैंगस्टर ज्यादा बताती है। आखिर उसने उस मुजरिम को मारा ही कुछ इस तरह था। इसके बाद सियोक के सीनियर उसके हाथ में एक फाइल थमाते हैं, जिसमें साउथ कोरिया के 3 खूंखार अपराधियों की सारी डिटेल्स थी। ये कोरिया में एक ज्वेलरी शॉप को लूटकर वियतनाम भाग गए थे, जिनमें से एक अपराधी पकड़ा भी गया है, लेकिन वो चाहता है कि उसे साउथ कोरिया की सरकार सजा दे। वो गलती से भी वियतनाम की जेलों में नहीं सड़ना चाहता है। ऐसे में सियोक और उसके सीनियर जियोन वियतनाम जाने का फैसला करते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात पार्क से होती है, जो उनकी वहां पर मदद करने वाला था। कमाल की बात तो ये थी कि वियतनाम में साउथ कोरियन पुलिस वालों की बिल्कुल भी नहीं चलती, जिसके चलते उन्हें काफी सावधान रहने की जरूरत है। और यही बात सियोक का एक खबरी यीशु उसे बताता है, जिसके बाद सियोक पार्क के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर वो कई वांटेड कोरियन क्रिमिनल्स की फोटोज देखता है। ये सभी उनके देश से लापता मुजरिम थे, जो आज यहाँ बहुत बड़े अपराधी बन चुके हैं। तभी पार्क उन्हें बताता है कि जोंग नाम के इस मुजरिम ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर किया था। वो काफी रो रहा था क्योंकि उसे अपनी गलती का पछतावा था। ये सुनकर जियोन और सियोक जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि जोंग उन लोगों को बेवकूफ बना रहा है, बल्कि बात तो कुछ और ही है। और इसके बाद जब सियोक को जोंग के साथ इंटेरोगेशन का मौका मिलता है, तो वो उससे सीधे यही सवाल पूछता है कि आखिर उसने सरेंडर क्यों किया, जिस पर बड़ी ही मासूमियत से जोंग बोलता है कि वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता है। सियोक समझ जाता है कि ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला, और उसे खूब मारता है। जिसके बाद जोंग तोते की तरह सारी सच्चाई उगलने लगता है। वो कहता है कि मेरा दोस्त जेडी मेरा जानी दुश्मन बन चुका है, क्योंकि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ा था। बस इसीलिए मुझे साउथ कोरिया वापस जाना है। अब सियोक और जियोन जोंग से उसके दोस्त का पता पूछकर उसके घर में घुस जाते हैं, जहां पर वो जेडी को खून से लथपथ पाते हैं। और ये देखकर उन्हें साफ साफ मालूम पड़ रहा था कि उसका किसी ने कत्ल किया है। सियोक को दाल में कुछ काला लग रहा था और वो दोबारा से जोंग के पास जाकर सब कुछ सच सच बोलने को कहता है, जहां पर उसे मालूम पड़ता है कि इन लोगों ने मिलकर मशहूर उद्योगपति चोई के बेटे योंगी को कुछ दिन पहले किडनैप करके वसूली की थी, जिसमें पैसा उम्मीद के मुताबिक थोड़ा कम मिला था। इससे उनकी और कैंग के लोगों से थोड़ी कहासुनी हो जाती है
और तभी मौका देखकर योंगी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। योंगी उनसे कहता है कि तुम लोग मुझे छोड़ दो, मेरे होटल के कमरे में बहुत ढेर सारे पैसे और गोल्ड कॉइन्स पड़े हैं, मैं तुम्हें वो सब भी दे सकता हूँ। मगर तभी वहाँ कैंग आकर योंगी को मौत के घाट उतार देता है। साथ ही साथ वो जोंग के तीसरे साथी को भी मार डालता है, क्योंकि वो उसे हल्के में ले रहा था। ये देखकर जोंग और जेडी की हवा टाइट हो जाती है। जितनी देर में वो लोग लाश को दफना रहे थे, उतने में वहाँ पर कैंग का एक आदमी योंगी के कमरे में सोना और बाकी का कैश लेकर भी आ गया था, जो कि कुछ $2 लाख के आसपास की रकम थी। मगर इन सब के बावजूद भी कैंग का पेट नहीं भरा था, इसीलिए वो मरे हुए योंगी के हाथ को काटकर उसके पिता को फोटो भेजकर $5 लाख की और मांग करता है। 2 दिन बाद उसे वो पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन चोई को उनका बेटा वापस नहीं मिलता, क्योंकि वो तो कब का मर चुका था। ये देखकर जेडी और जोंग दोनों ही कैंग से किनारा करने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक चोई के आदमी उनके पीछे लग चुके थे। साथ ही साथ कैंग भी उन्हें ढूंढ रहा था। इसके साथ ही जोंग सियोक को ये भी बताता है कि उसके दोस्त को पक्का कैंग के आदमी ने ही मारा है और वो लोग उसे भी मार देंगे, इसीलिए प्लीज मुझे साउथ कोरिया वापस ले चलो। ये सुनकर सियोक दंग रह जाता है और जोंग से कैंग का ठिकाना पूछता है, जिसके बाद कोरिया में अपने साथियों को फोन करके कैंग और योंगी से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारियों को उन तक पहुंचाने को बोलकर जोंग द्वारा बताए गए पते पर जाता है। यहाँ उसे 3 लाशें मिलती हैं, जिनमें से एक योंगी की होती है। तभी सियोक के पास उसके खबरी यीशु का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि राकू नाम की एक गैंग कैंग को बुरी तरह से ढूंढ रही है। उधर हमें राकू गैंग के आदमी कीकी को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर चोई के लोगों को कैंग के ठिकाने तक लेकर जा रहा था और कुछ ही देर बाद उन्हें उनके मालिक का सारा पैसा भी बरामद हो जाता है। थोड़ा बहुत पता लगाने के बाद सियोक राकू गैंग के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां पर पहले तो उन लोगों के साथ उसकी ताबड़तोड़ लड़ाई होती है और फिर उसे मालूम पड़ता है कि कोरिया से इस गैंग के लिए काम आया था, जहां उन्हें कुछ पैसों के बदले कैंग का पता देना था, जो किसी और ने नहीं मिस्टर चोई ने करवाया था। मिस्टर चोई नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की गुमशुदगी की खबर मीडिया में फैले, इसीलिए वो खुद ही अपने बेटे के किडनैपर को सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा था। ऐसे में सियोक अपने एक साथी को कोरिया में उन पर नजर रखने का ऑर्डर देता है। इसी बीच मिस्टर चोई के आदमी कैंग के घर में छुपकर उसका इंतजार करते हैं और जब वो आता है तो एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन कैंग अपनी फाइटिंग स्किल की बदौलत उन सबको मार गिराता है और एक आदमी का फोन लेकर मिस्टर चोई से कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, वरना मैं कोरिया आकर तुम्हें भी मार दूंगा। पर मिस्टर चोई उसकी बातों को हल्के में लेकर फोन काट देते हैं। उधर जब सियोक और जियोन कैंग के घर के बाहर पहुँचते हैं तो सामने खून खराबा देखकर वो दंग रह जाते हैं। हर तरफ लोगों की लाश और खून की नदियां बह रही थी। सियोक जैसे ही अंदर जाता है तो गुस्से में झुलसा बैठा कैंग उस पर हमला कर देता है। इसी झड़प में जियोन को गंभीर रूप से चोट लग जाती है और अपनी जान बचाने के लिए कैंग को वहां से भागना पड़ता है। हालांकि तब तक सियोक ने उसके कई साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। जियोन को अस्पताल में एडमिट करने के बाद सियोक कैंग की तलाश दुगनी तेजी से शुरू कर देता है, जहाँ पर उसे उसके एक घायल आदमी से मालूम पड़ता है कि कैंग मिस्टर चोई से अपना पैसा वापस लेने के लिए कोरिया चला गया है। अब कुछ दिनों बाद सियोक और जियोन भी कैंग को दबोचने के लिए कोरिया वापस आते हैं। साथ ही वो योंगी के पार्थिव शरीर को भी लेकर आए थे, ताकि उनके परिवार वाले सुकून से उसका अंतिम संस्कार कर सकें। कैंग के कोरिया में दाखिल होने की खबर मिस्टर चोई को भी मिल चुकी थी। ये सुनकर वो काफी गुस्से में आ जाते हैं और अपने एक साथी से कहते हैं कि धरती पाताल एक कर दो, लेकिन मुझे कैंग जिंदा या मुर्दा मेरे कदमों के नीचे चाहिए। वहीं कोरिया पहुंचने पर सियोक और जियोन के सीनियर उन दोनों को वियतनाम में उत्पात मचाने के लिए काफी फटकार लगाते हैं, लेकिन दोनों ही बड़े शातिर तरीके से अपने सीनियर को बातों में फंसा लेते हैं, जिसके बाद वो उन्हें कैंग को पकड़ने के लिए 7 दिनों की मोहलत देता है। कुछ ही देर में वो एक सीसीटीवी कैमरे में उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब तक वो उनके हत्थे चढ़ता तब तक वो अपनी लोकेशन बदल लेता है। इसके कुछ दिन बाद योंगी का अंतिम संस्कार होता है, जहाँ पर सियोक और उसकी बाकी टीम उसे श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचती है। यहाँ योंगी की माँ किम सियोक का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि अगर वो ना होता तो शायद आखिरी बार भी वो अपने बेटे से ना मिल पाती। फिर हमें मिस्टर चोई दिखाए जाते हैं, जो किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कैंग भी मेहमान बनकर लिफ्ट में आ जाता है, जिसे वो लोग पहचान नहीं पाते। उधर बेसमेंट में कैंग के 2 साइको साथी आकर चोई के आदमियों पर धावा बोल देते हैं। इनमें से एक साइको किलर वही होता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में मार्केट में बवाल मचाते हुए देखा था। ये शायद दोबारा से जेल से भाग गया था। उन लोगों ने चोई के सभी आदमियों को मार दिया था। जब मिस्टर चोई लिफ्ट से नीचे पहुंचते हैं तो कैंग उनसे कहता है, मुझसे मिलो, मैं ही हूँ कैंग।
और फिर वो मिस्टर चोई के साथ मौजूद उसके बॉडीगार्ड्स को बेरहमी से मारकर उन्हें किडनैप करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब सियोक और उसके साथियों के पास कैंग के कॉल आने का इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। वो लोग किम के फोन को टेप करके समझा रहे थे कि किलर जैसा भी कहे उसकी बात माननी है और ज्यादा से ज्यादा समय फोन पर बिताने की कोशिश करनी है। थोड़ी देर बाद कैंग का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो किम से मिस्टर चोई को छोड़ने के लिए $2 मिलियन की डिमांड करता है। किम उससे कहती है कि मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने साथ एक ड्राइवर लेकर आऊंगी क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। जिस पर थोड़ा बहुत सोचने के बाद कैंग हामी भर देता है। दरअसल ये सब कुछ सियोक का प्लान था। वो अच्छे से जानता था कि कैंग उनके डिपार्टमेंट की अधिकतर लोगों की शक्ल पहचानता है, इसीलिए वो किम के साथ बतौर ड्राइवर अपना खबरी डोंग ग्यून को भेजता है। आपको बता दें कि डोंग ग्यून पहले खुद एक अपराधी था और इतने ढेर सारे पैसों को देखकर उसकी नीयत डोल जाती है। वहीं अगली सुबह पुलिस की 10 से 12 टीमें पूरे शहर में नाकेबंदी कर देती हैं। साथ ही साथ कुछ गाड़ियां किम के चारों तरफ थोड़ी ही दूर पर चल रही थी। कैंग पैसे लेने से पहले किम को काफी घुमाता है क्योंकि उसे शक था कि कहीं न कहीं पुलिस उनकी मदद कर रही है और इस काम में उनका ध्यान भटकाने के लिए वो अपने 2 पुराने साइको किलर्स को भी पीछे पीछे लगा देता है। कैंग के फोन को टेप करके जल्दी ही एक टीम को उसका पता चल जाता है और जब वो उस जगह पर छापा मारते हैं तो उन्हें वहाँ पर मिस्टर चोई भी मिल जाते हैं। तभी कैंग आकर एक पुलिस कर्मी पर हमला करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ते देखता है तो समझ जाता है कि वो फंस चुका है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो वहाँ से भागने लगता है। कैंग अपने साथियों को भी फोन लगाकर बताता है कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, अच्छा होगा कि वो लोग पैसों को छोड़कर अपनी जान बचाने की फिक्र करें और वहाँ से भाग जाएं। मगर उन लोगों को लगता है कि कैंग उन्हें धोखा दे रहा है, इसीलिए वो दोनों खुद ही सारा पैसा लेने की कोशिश करते हैं और चोई की पत्नी का पीछा करने लगते हैं। डोंग ग्यून गाड़ी को एक शॉपिंग मॉल के परिसर के बेसमेंट में लाकर खड़ी कर देता है और जानबूझकर पैसों की पेटी को गाड़ी में फंसाने की एक्टिंग करता है, जिसके चलते चोई की पत्नी किम वहाँ से भागकर ऊपर की मंजिल पर आ जाती है। मौका देखकर डोंग ग्यून गाड़ी लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। पीछे से आ रहे उन दोनों साइको किलर्स में से एक किम के पीछे भागता है, वहीं दूसरे को पुलिस नीचे बेसमेंट में ही दबोच लेती है। किम का पीछा कर रहा वो कातिल उसे पकड़कर उसकी जान लेने ही वाला होता है कि तभी एन वक्त पर सियोक आ जाता है और मिनटों में ही उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है। उधर कैंग जब अपनी जान बचाने के लिए रोड पर भाग रहा था तभी उसे किम की गाड़ी नजर आती है जिसमें रखे पैसों को डोंग ग्यून ले जा रहा था। कैंग उसका पीछा करने लगता है और इसी भागा दौड़ी में डोंग ग्यून की कार की टक्कर हो जाती है, लेकिन इससे पहले कैंग उसे पकड़ पाता वो पैसों से भरी अटैची को एक टैक्सी में रखकर वहाँ से निकल जाता है। सियोक को अब 2 बातों का दुख था, एक तो उसके हाथ से कैंग दोबारा से निकल गया, वहीं डोंग ग्यून ने पैसों के चक्कर में गद्दारी कर दी, जिसके बाद वो अखबार से लेकर न्यूज चैनल तक सभी में डोंग ग्यून की तस्वीरों को सर्कुलेट करवा देता है। ऐसे में डोंग ग्यून के लिए देश से बाहर जाना बेहद जरूरी था और ये काम सिर्फ वन आई नाम का स्मगलर ही करवा सकता था। वो वन आई को कॉल करके मदद करने की गुहार लगाता है, तभी उसके पास कैंग पहुंच जाता है क्योंकि कैंग को अच्छे से पता था कि इतने ढेर सारे पैसे लेकर डोंग ग्यून कहीं नहीं जाने वाला और अगर उसे कहीं जाना भी होगा तो वो वन आई को जरूर कॉल लगाएगा। अपनी जान जोखिम में देखकर वन आई कैंग को डोंग ग्यून का पता बता देता है और फिर एक बहुत ही बड़े खंजर के साथ कैंग डोंग ग्यून के पास पहुंचता है। पहले तो डोंग ग्यून उससे लड़ने की सोचता है, लेकिन जब वो उसके हाथ में इतना बड़ा हथियार देखता है तो दुम दबा के भाग जाता है। अब कैंग पैसों से भरी अटैची को लेकर एक बस में चढ़ता है जिसे दूर खड़ा डोंग ग्यून देख रहा होता है और वो ये बात सियोक को कॉल करके बता देता है। अब थोड़ी ही देर में सियोक हाईवे की सारी गाड़ियों को रोककर बस में चढ़ जाता है। सबसे पहले वो बस में मौजूद सभी यात्रियों को प्यार से बाहर निकालता है और फिर कैंग से वार्तालाप शुरू कर देता है। कैंग उसे पैसों का लालच देने की कोशिश करता है और बोलता है कि पुलिस की नौकरी में तुम्हें कभी इतने पैसे नहीं मिलेंगे, अच्छा होगा कि 50-50 करके हम दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएं। मगर कैंग को नहीं मालूम था कि सियोक एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और पैसे की बात सुनकर उसका खून खौल जाता है, जिसके बाद दोनों में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है और हमेशा की तरह कैंग की 4-5 हड्डियों को तोड़कर वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। यहीं हमें ये भी मालूम पड़ता है कि डोंग ग्यून का वन आई के पास जाना और उसे अपना पता बताना ये सब भी सियोक की प्लानिंग का ही हिस्सा था, जो कि उसने पैसे लूटने के बाद डोंग ग्यून को डरा धमका कर करवाया था। इसी के साथ ही सियोक ने वियतनाम से लेकर कोरिया तक के सारे मामलों को सुलझा दिया था। उसे इसके लिए अवार्ड भी मिलता है और फिर वो सभी दोस्तों के साथ मिलकर अपनी उपलब्धि का जश्न मनाता है, जिसके
साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।